नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका शाश्वत एसआर क्लासेज में। आज हम फिर से प्राध्यापक भर्ती परीक्षा विषय हिंदी संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए जो आरपीएससी द्वारा 15 नवंबर को आयोजित हो रही है, उसके लिए अपन हिंदी साहित्य के इतिहास से विशिष्ट प्रश्नों की सीरीज देख रहे थे। आज हम इसकी सीरीज संख्या 4 भाग 4 को के अंतर्गत 20 प्रश्न ऐसे देखेंगे जो अपने आप में नायाब है। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा ये प्रश्न मौलिक किस्म के हैं और ये जो प्रश्न है चुने हुए प्रश्न है, और साथ में ये है कि ये सिर्फ संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित भर्ती के लिए नहीं है। ये सभी ये प्रश्न उन सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है जहाँ हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न आते हैं। ऐसे एग्जाम्स में जहाँ हिंदी साहित्य से संबंधित एग्जाम्स हो तो वहाँ ऐसे प्रश्न आते हैं। हिंदी के अभ्यर्थियों के लिए एक एक रत्न के समान ये प्रश्न है। ये वक्त आने पर आपको पता लगेगा, अभी से क्या बताया आपको। चलो शुरू करते हैं बिना आपका समय गवाए। पहला प्रश्न है वीर गीत, इसको इंग्लिश में कहते हैं बेलड्स, की सबसे पुरानी रचना है। यानी हिंदी साहित्य में वीर गीत बेलड्स की सबसे पुरानी रचना है वह है बीसल देव रासो, जो नरपति नारायण द्वारा इसकी रचना की गई थी। आदिकालीन ग्रंथ है ये। इसके बाद में है रामाश्वमेध, किसकी रचना है? एक रचना है रामाश्वमेध। ये भी परीक्षा में ये सवाल अक्सर आया करता है, तो इसका उत्तर होगा मधुसूदन दास की रचना है रामाश्वमेध। इसके बाद में अपन चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। जात थल कीने बिहार अनेकन, जात थल कीने बिहार अनेकन, ता थल कांकरी बेठी चुनो करी। प्रसिद्ध पंक्ति है। तो ये पंक्ति है जो रीतिकाल में स्वच्छंद धारा या प्रेम के पीर की जो कवि या जिनमें प्रेमाधिक्य जिन कवियों में था, बोधा आलम ठाकुर, द्विजदेव, इस प्रकार के घनानंद जी, तो उनकी धाराओं में एक प्रमुख कवि थे आलम। और इनकी पंक्तियां, इसका अर्थ यह है कि जाथल कीने बिहार अनेकन, जिस स्थल पर ऐसे ऐसे स्थान थे जहाँ पर नायक और नायिका ने बहुत प्रकार से आपस में प्रेम क्रीड़ाएं की थी, आपस में वो मिले थे, बातचीत की थी, उनके बीच परस्पर संवाद हुए थे। ताथल आखिरी बेठी चुनो करे। अब वियोग के दिन आ गए हैं तो अब वो अकेले ही वहाँ बैठे 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 कंकर चुनते रहते हैं। यानी वो बहुत उदास भाव से वहाँ जाते हैं, क्योंकि अब प्रिय का वियोग है और प्रिय अब मिलता नहीं है। वो प्रिय का कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ है। तो अब उसी स्थान पे जहाँ वो उन्होंने प्रेम के लिए क्रीड़ाएं की थी, उस स्थान पे वो जाके निराश होते हैं और कंकर चुनते रहते हैं, यानी कंकर इधर उधर फेंकते रहते हैं। यानी वो बहुत वियोग का अनुभव करते हैं। इस प्रकार का इसका अर्थ है। इसके बाद में साप्ताहिक पत्र ब्राह्मण किसने निकाला? ये पत्र पत्रिकाओं से भी सवाल अक्सर आ जाते हैं कि कौन सा पत्र, कौन सी पत्रिका किस वर्ष निकला, ये मासिक था या साप्ताहिक था, इसे किसने निकाला? तो ये है कि जो साप्ताहिक पत्र है ब्राह्मण, ये है प्रताप नारायण मिश्र ने निकाला था। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु मंडल के एक बड़े कवि थे। इसके बाद अपन देखते हैं कि भारतेंदु मासिक पत्र प्रकाशित किया। भारतेंदु मासिक पत्र किसने प्रकाशित किया? तो इसका उत्तर होगा राधाचरण गोस्वामी ने। इसके बाद अपन देखते हैं काव्य रूप में खड़ी बोली में सर्वप्रथम रचना है। काव्य रूप में खड़ी बोली में सर्वप्रथम रचना है वह है एकांतवासी योगी, इसका उत्तर होगा। इसके बाद में एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक की रचना है। इसके बाद में अपन देखते हैं साकेत संत, इसको मैं अंडरलाइन करना भूल गया था। साकेत संत किसकी रचना है? तो यह है बलदेव प्रसाद मिश्र की। हमने देखा है कि साकेत
जो रचना है 1931 में मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई थी, उसका तो सबको ध्यान है, लेकिन इसके समानांतर एक और प्रश्न हमारे सामने आ जाता है, एक दो बार ये परीक्षा में आया हुआ है, साकेत संत, तो इसका उत्तर होगा बलदेव प्रसाद मिश्र। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं, किस कवि ने उर्दू के छंदों को हिंदी में उतारा है, ये भी एक नया प्रश्न है और गाहे बगाहे परीक्षाओं में आया करता है, तो इसका उत्तर होगा निराला ने उर्दू के छंदों को हिंदी में अपनाया है, उतारा है। और इसी के साथ एक और प्रश्न आता है साथ में कि मैंने मैं से लिए अपनाए, ये किसके बारे में कहा जाता है, तो ये महाप्राण निराला के बारे में ही कहा जाता है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि समालोचक नामक पत्रिका का संपादन किया, तो इस पत्रिका का संपादन किया है पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने। किसने किया है? पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने। और मैं आपको बता दूं कि इन सब की व्याख्या की जा सकती है, लेकिन चूंकि हमारे पास इतना समय नहीं है, हमारे एग्जाम में बहुत कम समय है, इसलिए हम सीधा वन लाइनर क्वेश्चन की तरह से इनका अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद में भाषा काव्य संग्रह, भाषा काव्य संग्रह, ये जो संग्रह है ग्रंथ नहीं है, संकलित सामग्री है, तो इस संग्रह का संबंध किस विद्वान से है, तो इस संग्रह का संबंध महेश दत्त शुक्ल से संबंधित है। और ये जो आगे प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में कवियों की संख्या है। मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि डॉक्टर ग्रेसन ने लिखा था 1888 में, तो इस ग्रंथ में कवियों की संख्या कितनी है, ये पूछा गया है। 4 बार ये सवाल आया हुआ है, नेट की परीक्षाओं में भी आया हुआ है और प्रतियोगी परीक्षा में भी आया हुआ है। इसकी संख्या 952 है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के इतिहास ग्रंथ में इसकी संख्या 952 लिखी हुई है। और प्रिय अभ्यर्थियों में आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन और भी आपके सामने आए, तो आप प्लीज कमेंट्स करें, अपने साथियों में इसको शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार के वीडियो में आपको और लेके आ सको और मुझे उत्साहवर्धन मिलता रहे। अभी का यह हाल है कि अपन जो कर रहे हैं ये सीरीज, मुझे आशा है कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा आने वाली परीक्षा में, और साथ में ही आगे जो आप परीक्षा देंगे उसमें। तो मेरा कहना ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे और उत्साह मिले। प्रश्न संख्या 12, कविता कौमुदी ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ? ये जो कविता कौमुदी ग्रंथ है ये 1917 में प्रकाशित हुआ, और इसको प्रकाशित कराया गया, या इसके जो रचनाकार है वो है राम नरेश त्रिपाठी जी। इसके बाद में प्रश्न संख्या 13, हिंदी साहित्य विमर्श, ये अलग अलग किताबों के नाम है। तो मैं आपको बता दूं कि हम जैसे पढ़ रहे हैं, एक बार में ये नाम याद नहीं होंगे, हमें लगातार इनका अभ्यास करना पड़ेगा। अपनी आंखों के सामने से इन नामों को, इन ग्रंथों और रचनाकारों के नामों को गुजारना होगा, तभी हम इनके, जब हम बार बार प्रयास करेंगे, ये हमारे नाम हमारे आंखों के सामने आएंगे, हमारी स्मृति में आएंगे, तो स्थायी हो जाएंगे। जैसे सवाल आएगा तो हम तुरंत उसका सही उत्तर कर पाएंगे। तो हिंदी साहित्य विमर्श 1923 ग्रंथ लिखा है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने। इसके बाद में आता है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा है, तो ये है कृष्ण शंकर शुक्ल जी ने 1934 में लिखा है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके बाद अपन देखते हैं प्रश्न संख्या 15, हमारे साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता दर्शन और धर्म के उच्च आदर्श के रूप में है। हमारा जो साहित्य रहा है, संस्कृत साहित्य को हो या हिंदी साहित्य को हो या दूसरी भाषाओं के साहित्य को हो, तो उसकी बड़ी विशेषता रही है दर्शन और धर्म के उच्च आदर्शों की प्राप्ति। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे जो रचनाकार रहे हैं उनके बारे में, व्यक्तिगत जीवन के बारे में हमें बहुत
खोजबीन करनी पड़ती है, बहुत मशक्कत करनी पड़ती है कि उनका जन्म कब हुआ है, उनका कालक्रम व्यवस्थित करने में, कालक्रम स्थापित करने में, क्योंकि वो अपने आप को काफ़ी दीनहीन बतलाते हैं और अपना परिचय देने में हमारे कवि, हमारे साहित्यकार संकोच करते थे। और वो उनके दिमाग में यही था, उनके मस्तिष्क में यही था कि मुझे सिर्फ दर्शन और धर्म के उच्च आदर्श को अपने साहित्य में दिखाना है, उससे मैं भटक नहीं चाहूँ। इसके बाद में अपन तो ये प्रसिद्ध कथन है, ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का। अपन आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, हिंदी साहित्य की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक कब लिखी गई? तो ये सवाल बार बार आता है। इसका जवाब है सन 1641 ईस्वी में। और ये जो आपको पता ही है, श्री बनारसी जैन द्वारा ये आत्मकथा लिखी गई, जो हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है, और इसका नाम अर्धकथानक है। अभ्यर्थियों मैं आपको ये बता दूं कि हम ये सोचते हैं कि ये प्रश्न बहुत आसान है, लेकिन परीक्षा में जाते समय हमारे अंदर भ्रम की स्थिति हो जाती है। इसलिए हमें इन प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से और इनको थोड़ा गहराई से हमें देखना होगा, ताकि परीक्षा में हमें किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं आए, किसी प्रकार की असुविधा न हो, हम भ्रम में ना पड़े या हमारे मन में भ्रम ना रहे। आगे है, हमारा यार है हम में, हम उनको इंतजारी क्या, प्रसिद्ध पंक्ति है। और ये पंक्ति है कबीरदास जी की कि हमारा यार हमारे अंदर है, हमारा भगवान, हमारा ईश्वर, जिसको हम मानते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, जो हमारे लिए आदरणीय है, वो हमारे मन में है, हमारे घट के भीतर ही है। हमें उसका इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। वो हम अगर थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे या आत्मचिंतन करेंगे तो वो हमारे अंदर ही मिल जाएगा, हमारा यार, हमारा ईश्वर। ये कबीरदास जी की पंक्ति है। और प्रश्न संख्या 18, एक शानदार सवाल, वो थी, वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। प्रसिद्ध वक्तव्य उद्धृत है, यानी ये वक्तव्य, ये जो कथन है, ये कहाँ से उद्धृत है? तो ये है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ है उससे उद्धृत है, उससे लिया गया है ये वक्तव्य, ये कथन। और ये किसके बारे में कहा गया है कि वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणा और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों और तर्कों के आधार पर खंडित किया है। तो ये इसका अगर अपन ये से सवाल आए कि ये किसके बारे में कहा जा रहा है, तो ये कहा जा रहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। और ये वक्तव्य मिलता है इसमें डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, जो कि 1973 में लिखा गया था। और उसके बाद अपन देखते हैं प्रश्न संख्या 19, हिंदी साहित्य का अतीत ग्रंथ। हिंदी साहित्य का अतीत, ये ग्रंथ किसने लिखा है, किसके द्वारा लिखा गया है? ये है विश्वनाथ मिश्र ने लिखा है इसको। और इसके बाद में अपन प्रश्न संख्या 20 पे चलते हैं, जो आज का अंतिम प्रश्न होगा। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो ये माना है शिव सिंह सेंगर जी ने। और शिव सिंह सेंगर जी का इतिहास ग्रंथ आपको पता है, शिव सिंह सरोज इन्होंने लिखा है। और इसी ग्रंथ में केशवदास जी को हृदयहीन या केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। हृदयहीन नहीं, कठिन काव्य का प्रेत इन्होंने कहा है। कभी कभी भ्रमवश या असावधानीवश ये समझ लिया जाता है कि केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत शुक्ल जी ने कहा है, लेकिन शुक्ल जी ने नहीं कहा है, शिव सिंह सेंगर जी ने कहा है अपने शिव सिंह सरोज ग्रंथ, जो इतिहास ग्रंथ इन्होंने लिखा है। मुझे आशा है कि इन प्रश्नों पर आपकी समझ बनेगी, आप इनको देखेंगे और जुड़े रहेंगे और इंतजार करेंगे अगले वीडियो का। तब तक के लिए धन्यवाद।